ये वास्तविक दोषी हैं 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। लेकिन इन कांग्रेसियों की बुजदली का दुष्परिणाम क्या था कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ये 50,000 की आबादी आजादी के 80 वर्ष के बाद भी नागरिकता के लिए तरस रही थी। पहले तो देश का विभाजन नहीं होना था और अगर विभाजन की त्रासदी उस समय आई थी, कांग्रेस का दायित्व बनता था कि सबसे पहले इनको नागरिकता प्रदान करके जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाते। जितनी उनकी प्रॉपर्टी वहां नष्ट की गई थी या जब्त की गई थी, उतनी यहां उपलब्ध करवाते। और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं। हम पूछते थे विरोध का कारण क्या है। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। आप सोचो, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से रही होती तो दंगों की इस आग से क्या यूपी उभर पाता? किस प्रकार का नग्न तांडव होता था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। एक्ट का विरोध कोई औचित्य नहीं था, लेकिन एक्ट का प्रावधान था कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यानी ये तीनों भाग वह हैं जो अखंड भारत के हिस्से हुआ करते थे। आज से नहीं, हजारों वर्षों की विरासत एक साथ जुड़ी हुई है। और उसमें प्रावधान था कि इन देशों में कोई हिंदू, कोई सिख, कोई जैनी, कोई बौद्ध, कोई पारसी, कोई ईसाई अगर वहां से निकाला गया है और वह भारत में शरण लिए हुए 5 वर्ष हो गए हैं तो उसे हम भारत की नागरिकता देंगे। इसमें कहीं यह नहीं था कि हम मुसलमान की जमीन लेंगे या कांग्रेस की जमीन लेंगे या समाजवादी पार्टी की जमीन ले लेंगे। ये कहीं नहीं था, एक्ट में कोई प्रावधान नहीं। लेकिन आंदोलन देश के अंदर करने के प्रयास हुए। आपने देखा होगा, लखनऊ में भी आगजनी करने का प्रयास हुआ, कानपुर में, मेरठ में, संभल में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, जगह जगह करने के प्रयास हुए। तो गनीमत थी कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की कृपा से यूपी में डबल इंजन की सरकार थी। आप सोचो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से रही होती तो दंगों की इस आग से क्या यूपी उभर पाता? किस प्रकार का नग्न तांडव होता था। और तो उन्हें मालूम था दंगाइयों को कि दंगा की कीमत क्या चुकानी है अब। तो इसलिए वे अपनी मनमर्जी से कर नहीं पाए, लेकिन उनके दुस्साहस से बताते थे। और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं। हम पूछते थे विरोध का कारण क्या है। अगर कोई विस्थापित हिंदू को, विस्थापित सिख को, विस्थापित बौद्ध को, विस्थापित जैन को, विस्थापित पारसी को भारत सरकार अपनी लैंड दे करके उसको बसाना चाहती और नागरिकता देना चाहती, तो आपको परेशानी क्या हो रही है। लेकिन विरोध किया गया और उस विरोध को कौन मजबूती से पीछे से पुशअप कर रहा था? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। इनका वो चेहरा भी तो आपने देखा होगा। यानी ये वास्तविक दोषी हैं 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता
तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता। लेकिन इन कांग्रेसियों की बुजदली का दुष्परिणाम क्या था कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मैं जब बिजनौर में गया था, पाकिस्तान से निकाले गए लगभग 8,000 लोग, 8 से 10,000 लोग वहां रह रहे थे। आप सोचो, ये पाकिस्तान से 1947 में आए थे, आज तक उनको कोई ठिकाना, ठौर ठिकाना नहीं मिल पाया था। तो उसमें सिख थे, पंजाबी थे, उनको कोई ठौर ठिकाना नहीं। हमने यहां के कागजात दुरुस्त करवाए, फिर वहां पे उनको नागरिकता भी प्रदान की गई और उनको वहां पे जमीन के कागज भी उपलब्ध करवाए। मैं पीलीभीत में गया, पीलीभीत में भी हजारों ऐसे बांग्लादेश से निकाले हुए परिवार, उनके कागजात हमने दुरुस्त करवाए, फिर उनको जमीन के कागज भी उपलब्ध करवाए और उनको नागरिकता भी प्रदान करवाई। लखीमपुर खीरी लगभग, अगर हम उसकी पूरी संख्या परिवार आज के सदस्य के हिसाब से देखें तो यह संख्या लगभग होगी लगभग 16,000 के आसपास। 16,000 के आसपास ये भी बांग्लादेश से निकाले गए सभी पीड़ित हिंदू थे, हिंदू बौद्ध ये लोग थे। इन लोगों को फिर वहां पे हम लोगों ने वहां पे भी उनको नागरिकता प्रदान की। रामपुर के अंदर पाकिस्तान से निकाले हुए सिख हैं, उन लोगों के कागजात दुरुस्त कराए जा रहे हैं, उनको भी नागरिकता प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है। आखिर ये 50,000 की आबादी आजादी के 80 वर्ष के बाद भी नागरिकता के लिए तरस रही थी। पहले तो देश का विभाजन नहीं होना था, और अगर विभाजन की त्रासदी उस समय आई थी, कांग्रेस का दायित्व बनता था कि सबसे पहले इनको नागरिकता प्रदान करके जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाते। जितनी उनकी प्रॉपर्टी वहां नष्ट की गई थी या जब्त की गई थी, उतनी यहां उपलब्ध करवाते। लेकिन नहीं, ये तो यहां पे शत्रु संपत्ति की रक्षा करने और शत्रु संपत्ति में बंदर बांट करने में ही मशगूल थे। ये लोग तो उसी संपत्ति को लूट खसोट का आधार बना रहे थे, अपनी निजी प्रॉपर्टी बना रहे थे। होना ये चाहिए था, ये प्रॉपर्टी बांट देनी चाहिए थी, वहां से आने वाले हिंदुओं में, सिखों में, बौद्धों में, जैनियों में बांटनी चाहिए थी, उसकी भरपाई करनी चाहिए थी। लेकिन ये पैरोकार बन गए। याद करिए ना, मोहम्मदाबाद के नवाब की पूरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी चोटी लगा ली, एड़ी चोटी लगा ली कि किसी प्रकार से वह प्रॉपर्टी बचे, जबकि मुस्लिम लीग का ट्रेजरर था वो व्यक्ति। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। बेटी के लिए इनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है, कैसे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को लाकर के तत्कालीन सीएम के आवास में लाकर के उन्हें सम्मानित किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति के समर्थन में लोग इस प्रकार की दलीलें देते हैं।
बहनों और भाइयों, ये सभी घटनाएं केवल हंसने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, हम सब के लिए एक सबक भी होती हैं। वर्तमान पीढ़ी को और आने वाले भविष्य को समझाने का भी एक माध्यम होती है। सही तरीके से उन तक ये बात पहुंचाने का तरीका भी हमें भी अपनाना पड़ेगा। अगर हमारा दुश्मन और हमारा देश का विरोधी उस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके भारत के खिलाफ अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? एक नागरिक के रूप में हम भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। आज अगर हम सुरक्षित हैं, आज देश अगर सुरक्षित है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है कि हम वर्तमान की इन चुनौतियों के सामने, जो हमारे इस विकास की यात्रा में और ये जो श्रेष्ठ होने के भाव के मार्ग में अवरोधक हैं, इनको अवरोधक को हटाने के लिए हम भी अपने तरीके से अपना योगदान दें। ये केवल सरकार के भरोसे ही होगा। एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य क्या बनता है, और उस नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम सभी को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए सदैव सजग होना होगा